नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवाज़ का नीलाम। आवाज़ का नीलाम इस एकांकी के जो लेखक है वह है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ। धर्मवीर भारती जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद सिद्ध साहित्य पर हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1956 में धर्मयुग के संपादक बने। इस पदभार को संभालते हुए उन्होंने इलाचंद्र जोशी के साथ संपादन का कार्य किया। उसके बाद निकष का संपादन भी किया। उन्होंने आधुनिक हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां दी। धर्मवीर जी कवि, नाटककार, कहानीकार, निबंधकार, आलोचक, चिंतक, संपादक के रूप में भारत जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से रही है। उनका जो नाटक है वह है ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, सृष्टि का आखिरी आदमी, ये उनकी रचनाएं हैं। और आवाज़ का नीलाम ये उनकी एकांकी है। इस एकांकी में मुख्य 4 पात्र हैं। पहला पात्र है दिवाकर, जो आवाज़ अखबार का मालिक तथा संपादक है। दूसरा है बजोरिया, 2 से 3 अखबारों का मालिक है, जो अपने फायदे के लिए उलझुल खबरें छापता है। और तीसरा पात्र है चटर्जी, जो बजोरिया के अखबार में संपादक का काम करता है और जिसे सच लिखने के लिए बजोरिया फटकार लगाता है। चौथा पात्र है दिवाकर की पत्नी शीला, जो बीमार है। और आइए इस आवाज़ एकांकी की शुरुआत करते हैं कमरे में फैले सामानों और दिवाकर के वर्णन के साथ। हो सकता है कि आपको इस पर प्रश्न पूछा जाए, दिवाकर के कमरे की हालत या दिवाकर की हालत के बारे में लिखिए। इसलिए मैं इस चीज़ का वर्णन इस एकांकी में करना उचित समझती हूँ, क्योंकि शुरुआत ही इसी चीज़ से हुई है। तो संपादक दिवाकर का कमरा, एक तरफ से बड़ी सी मेज है, अखबार, कागज, सोखता पेन, कुशन, एश ट्रे, टेबल, कैलेंडर वगैरह बहुत अस्त व्यस्त फैला हुआ पड़ा है। कागज बिखरे हैं, पेपरवेट एश ट्रे पर रखा है, पेन कुशन खाली पड़े हैं, पीने मेज पर पड़ी है, सिगरेट की राख पेन कुशन के पास इकट्ठा पड़ी है। बगल में एक टीपाई पर टेलीफोन रखा है। मेज के पीछे दीवार पर सुभाष बोस का बहुत भव्य चित्र लगा है। तस्वीर के नीचे की दीवार में साप्ताहिक आवाज़ की फाइल टंगी है और दूसरी कील पर दिवाकर का कोट टंगा हुआ है। मेज पर फैलाए हुए दिवाकर अपनी कुर्सी पर मेज पर पैर फैलाकर दिवाकर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये तो हुआ कमरे का अस्त व्यस्त वर्णन। अब दिवाकर की हालत के बारे में यहाँ बताया गया है कि दिवाकर एक कुर्सी में बैठकर पैर फैलाकर बैठा है। उसके जो कपड़े हैं, उसका जो पैंट है वो मैला है, कमीज़ के बटन खुले पड़े हैं, सिगरेट एश ट्रे में के सहारे खड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, कॉलर अस्त व्यस्त है, सिर कुर्सी की पीठ पर टिका हुआ है, आंखें छत पर टिकी हुई है, सुनी सुनी विचित्र सी मुद्रा। सामने ही एक छोटा सा जापानी टॉय पियानो रखा है, जिसे वह अपने फाउंटेन पेन से टुनटुना रहा है। लंबी गहरी सांसें, उचटा उचटा सा अमंगल सा वातावरण, टेलीफोन की घंटी बजती है। और इस प्रकार अस्त व्यस्त कमरा और अस्त व्यस्त दिवाकर का जो हुलिया है, इससे ये पता चलता है कि दिवाकर
कि मनस्थिति इस समय में क्या है, कैसी है। दिवाकर की पत्नी का सुबह ही ऑपरेशन होता है और टेलीफोन की घंटी बजते ही बजोरिया की आवाज़ दिवाकर के कानों में पड़ती है। दिवाकर कहता है कि कहाँ हो, सॉरी दिवाकर नहीं, बजोरिया कहता है दिवाकर से कि कहाँ हो। तब दिवाकर कहता है कि घर पर ही हूँ और पत्नी के ऑपरेशन के लिए काफ़ी बड़ी रकम की ज़रूरत है और मैं अपना अखबार बेचना चाहता हूँ। तब जो कभी हालचाल ना पूछने वाला बजोरिया आज उसे 5 मिनट में घर आने की बात कहता है और दिवाकर बजोरिया का इंतज़ार करने लगता है कि बजोरिया आते ही मेरा ये अखबार बिक जाएगा। तभी उसके मन में कई अनेक विचार आते हैं कि उसने किस प्रकार से इस अखबार को खड़ा किया था। उसकी तो उस अखबार में जान बसती थी और वह अपनी यादों में खो जाता है। दिवाकर को पुरानी बातें याद आती है कि कितनी मुसीबतें झेलकर उसने इस अखबार को खड़ा किया। वो कहता है कि जब तुम्हारा विशेषांक निकल रहा था और शीला मेरी पत्नी सीढ़ी से गिर पड़ी थी, लेकिन मैं उसके पास नहीं था। याद है जब शीला की दवा के रुपए से मैंने 70 प्रेस वाला टाइप खरीद लिया था। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ भूल गया था, अपने को भी, अपनी फूलों जैसी बच्ची को भी, अपनी शीला को, महज इसलिए कि तुम मेरी आत्मा की आवाज़ बन सको, मेरी नंगी भूखी जनता की आवाज़ बन सको, सत्य की आवाज़ बन सको। लेकिन नहीं, अब तुम बजोरिया की आवाज़ बनोगे। आवेश से कहता है तुम्हारा नीलाम होगा। इस पर से समझ में आता है कि दिवाकर को यह पेपर बेचने में कितनी तकलीफ़ हो रही है, जिसको उसने अपने जान से ज़्यादा, अपने परिवार से ज़्यादा माना। आज उसी प्रेस को, उसको पेपर को उसको बेचना पड़ रहा है। तभी बजोरिया आता है और बजोरिया को देखकर दिवाकर गहरी सांस लेता है और पियानो बजाने लगता है। जाने क्यों, लेकिन वह उस दुख से बाहर निकलना चाहता है। और बजोरिया कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बजाइए। दिवाकर पियानो को हटाकर दुनिया की रोज़ की खबरें, हड़ताल, नारे, लड़ाइयों, शोरगुल, सेनाओं की परेडें, जंगी जहाज़ें, मुझे सब इनमें से बेमानी इतने खोखले लगते हैं जितने इस बचकाने खिलौनों के स्वर। लेकिन कभी कभी लगता है इन्हीं ध्वंस की और विनाश की आवाज़ें में कहीं एक इंसान की आवाज़ भी निर्माण हो रहा है। मैंने सोचा उस आवाज़ को जिंदा रखने के लिए मैं उससे अपनी हस्ती को मिटा दूंगा। वही आवाज़ मेरी ज़िंदगी होगी। इस प्रकार वो अपने आवाज़ अखबार के बारे में बजोरिया से कहता है। बजोरिया कहता है शायद इसीलिए आपने अपने अखबार का नाम आवाज़ रखा है। तब दिवाकर कहता है कि आवाज़ के लिए अपने को बर्बाद कर दिया था, लेकिन जनता नए इंसान की आवाज़ नहीं सुनना चाहती। उसे सच्चाई की आवाज़ नहीं चाहिए, उसे चाहिए शोक कवर, भड़कीले चित्र, रंग बिरंगे विशेषांक, वह सब जो उसे बजोरिया के अखबारों में मिलता है। और उस दिवाकर की इस बात से बजोरिया चिढ़ जाता है और कहता है कि पर्सनल पर आप मत जाओ। मैं तो अपने अखबार को सस्ता और सुंदर बनाना चाहता हूँ, जिस प्रकार से अमेरिका के अखबारों की तरह उसे सजाना संवारना चाहता हूँ। तभी दिवाकर कहता है
कि संस्कृति स्तर ऊंचा हो। इधर तमाम लोगों को संस्कृति स्तर सुधारने की बीमारी लगी है। कोई टाइम्स खरीद रहा है तो कोई लाइम टाइम्स। इस प्रकार से बजोरिया और दिवाकर में बहस होती है। तभी बजोरिया कहता है कि आप मेरे बारे में कह सकते हो, मैं आपके इस अखबार की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपकी इस आवाज़ को हमेशा बुलंद रखूँगा। तब दिवाकर कहता है कि बजोरिया जी, अब साधना और तपस्या के दिन भी नहीं रहे। अब कलम की शान और विचारक की आज़ादी का भी कोई अर्थ नहीं रहा। मैं आपके पत्र में हूँ तो आपका ढोल बजाऊँ, उसके पत्र में हूँ तो उसका। इस प्रकार से वो बजोरिया की पोल खोलता हुआ कहता है कि अब तो आप जो बोलते हो वही लोगों को लिखना पड़ता है। तब बजोरिया चिढ़ता है, लेकिन उसकी बात को, दिवाकर की बात को बजोरिया दबा नहीं सकता और वो कहता है कि आपके यहाँ पर जो संपादक है चटर्जी, उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में सच लिखा था तो आपने उन्हें डांटा और संपादकीय से निकालकर उन्हें डिटेक्टर बना दिया। तो इस प्रकार से आप तो सच्चाई की आवाज़ दबाते हो। इस प्रकार दोनों में बहस होती है, लेकिन फिर भी दिवाकर बहुत मजबूर होता है। तभी अस्पताल से फ़ोन की घंटी बजती है। दिवाकर फ़ोन को उठाता है तो अस्पताल वाले कहते हैं कि कुछ महंगी दवाइयाँ तुरंत लानी होगी। तब दिवाकर खुद को बहुत लाचार महसूस करता है और बजोरिया जी से पैसे लेता है और दवाखाने में जाने के लिए सोचता है। तभी बजोरिया कुछ कागज़ उसके सामने रखता है और कहता है कि इन कागज़ों पर दस्तखत करने हैं और मैं आपकी बात को समझता हूँ। मैं जो आपको पैसे दे रहा हूँ ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं दोस्ती के खातिर कर रहा हूँ। इस प्रकार से अपनत्व जताते हुए बजोरिया दिवाकर के प्रेस को, पेपर को हथिया लेना चाहता है। दिवाकर भी भावुक हो जाता है और दवाखाने से जाने से पहले ही पेन उठाकर उन पेपरों को साइन करता है। एक पेपर साइन हो जाता है पर उसका मन बहुत दुखी हो जाता है और वो इधर उधर देखता है। उसके बाद फिर से दूसरा पेपर। तभी बजोरिया दूसरा कागज़ आगे करता है और दिवाकर बड़ी दर्द भरी मुस्कुराहट से अपने पैरों को पैर से ठुकराता हुआ दूसरे कागज़ पर दस्तखत करता है। उसी समय फ़ोन की घंटी बजती है, लेकिन दिवाकर दस्तखत करने में व्यस्त रहता है। दोबारा फ़ोन की घंटी बजती है। तब दिवाकर फ़ोन उठाता है और फ़ोन उठाते ही कहता है कि हाँ हाँ कहिए, और कहता है कि माय गॉड, मतलब इस प्रकार से कहते हुए बजोरिया जी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि भगवान ने मेरी सुन ली, मैं अब आवाज़ नहीं बेचूंगा, मैं अब अपनी आवाज़ नहीं बेचूंगा। और खुशी के मारे कहता है कि अब मुझे मेरी आवाज़ बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी पत्नी का हार्ट फेल हो गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे मेरा अखबार आवाज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है। बजोरिया हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो। इस प्रकार से उसको फिर से समझाने का प्रयास करता है, लेकिन दिवाकर कुछ भी समझने की हालत में नहीं है, क्योंकि वो मजबूरी में शीला की जान बचाने के लिए अपना अखबार, अपनी प्रेस बेच रहा था। लेकिन अब वो उसकी मजबूरी भी समाप्त हो गई थी और वो अब उस अखबार को, अपनी आवाज़ को नहीं बेचना चाहता था। लेकिन बेईमान और चालाक बजोरिया
तुरंत ही मेज से लपक कर कागजों को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है और दिवाकर को कहता है कि तुम पागल हो गए हो। तब दिवाकर कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ और अब मैं अपनी आवाज़ नहीं बेचूंगा और मेरे कागज़ तुम मुझे लौटा दो। लेकिन बेईमान बिजोरिया कागज़ लौटाने को तैयार नहीं होता है और कहता है कि तुम अखबार बेच चुके हो, अब ये कागज़ तुम्हें नहीं मिलेंगे। तब दिवाकर चिढ़ जाता है और पैनो उठाकर उसे मारता है, लेकिन बिजोरिया उछल जाता है और पैनो दूसरी ओर जा गिरता है। दिवाकर पागलों की तरह चीखता चिल्लाता है, मेरे कागज़ दे दो, मेरे कागज़ दे दो, मैं आवाज़ नहीं बेचूंगा। वह अपने अखबार को बचाने के लिए बिजोरिया के पीछे भागता है, लेकिन बिजोरिया इतना चालाक होता है कि तुरंत ही कार शुरू करके उसमें बैठकर वहाँ से भाग जाता है और दिवाकर मजबूर, असहाय, दुखी होकर पागलों की तरह अपने अखबार को, अपनी आवाज़ को बचाने के लिए छटपटाता रह जाता है और बिजोरिया वहाँ से निकल जाता है। इस प्रकार से इस कहानी में ज्ञात होता है कि दिवाकर के लिए यह अखबार उसके परिवार से भी ज़्यादा प्रिय था। जनता की आवाज़ को दुनिया के सामने लाना ही उसकी ज़िंदगी थी। इस कहानी द्वारा इस एकांकी के द्वारा पत्रकार की मनोदशा को, संपादक की मनोदशा को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।